हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज का लेक्चर बेसिक वाला रहने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आती है स्टडी ऑफ मेटल लिगेंड। तो ये है मेटल लिगेंड की केमिस्ट्री। अब ये भी आपको समझ आएगा कि ये लिगेंड क्या होते हैं। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या वर्ड है? कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर होता है इन कंपाउंड्स में। जैसे कि मैंने कहा ये होती है मेटल लिगेंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर इन कंपाउंड्स में आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक मेटल जो है मेटल लिगेंड से एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही दे रहा है, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये इस तरह का बॉन्ड देखने को मिलता है मेटल और लिगेंड के बीच में, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हमने नाम दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब ये मेटल कौन से हो गए? मेटल स्पेशल टाइप के हो गए। सभी मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना सकते, ओनली स्पेशल टाइप के मेटल ही बनाते हैं। वो स्पेशल टाइप कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो लिगेंड्स है, लिगेंड कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या फिर लोन पेयर्स होंगे, वो लिगेंड्स कहलाते हैं। तो लिगेंड्स क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जिनके पास लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए टू द मेटल। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जो लोन पेयर है वो डोनेट हो रहा है टू द मेटल, इसीलिए इस बॉन्ड को आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला। और जो यहाँ पर लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इसका भी एक रीजन है। डी ब्लॉक एलिमेंट जब आपने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा एक बात, वो या तो पार्शली फिल्ड हो गए, उनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो गए, या फिर उनके पास पूरे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हो गए। डी ऑर्बिटल्स हो गए क्योंकि अगर लिगेंड्स यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उन्हें अकोमोडेट करने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। तो डी ब्लॉक के पास वो जगह होती है, इसीलिए इस तरह की जो केमिस्ट्री है, इस तरह का जो कंपाउंड है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही दे पाते हैं। तो यहाँ पर होता है लिगेंड मेटल की केमिस्ट्री, जो कि आपको यहाँ पर समझ आ गई है। लिगेंड भी थोड़ा बहुत आपने यहाँ पर देख लिया है, बाकी डिटेल में जब हम लिगेंड के बारे में करेंगे, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ आने वाला है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी देगा, और ये जो पेयर है वो दोनों में शेयर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन दोनों का है, शेयरिंग दोनों कर रहे हैं। अगर आप डेटिव बॉन्ड की बात करो, अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की बात करो, तो उसमें क्या होगा कि जो डोनेशन होगा वो एक ही करेगा। जैसे मान लो कि बी ने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, देने वाला बी है, लेकिन जो शेयर है, शेयर दोनों आपस में कर रहे हैं, जिससे कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए इसका एरो यहां से यहां तक है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। की आपको बात समझ आ गई? तो नोट्स में देखते हैं क्या चीजें हैं जो हमने पढ़ा अभी, वही है। Coordination compound is a compound in which central metal atom or ion is bonded to molecules or ions called ligands, ठीक है, through coordinate bond forming a stable complex with the unique properties। अब ये जो coordinate bond coordination compounds बनते हैं, इनकी unique properties होती है और ये stable complexes हो रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है कि ligands को क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स देने की मेटल को, बिकॉज टू अचीव द स्टेबिलिटी, सो दैट वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाए। ठीक है, हर चीज स्टेबिलिटी के लिए ही होती है। जैसे कि यहाँ पर मेन आइडिया क्या है, जो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन पेयर देगा मेटल को, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। एग्जाम्पल से इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आता है, और जो बाहर वाले आयंस होते हैं उन्हें हम काउंटर आयंस कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में इसकी जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह है, मेन चीज़ें हैं, वो आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पर क्लोज किया जाता है। अब यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है NH3। तो NH3 यहाँ पर एज ए लिगेंड काम करता है। वैसे ही यहाँ पर आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, और साथ ही में जो ये साइनाइड है यहाँ पर ये लिगेंड है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा जो अभी मैंने लिगेंड वगैरह बताया है। अब जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका कई फील्ड्स में इसका इंपॉर्टेंस है। पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कहाँ कहाँ देखे जाते हैं। थोड़े बेसिक से 3 एग्जाम्पल करवाऊंगी, NCERT में भी ये गिवन है। देखो, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में ये होता है, जिसमें ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पर एलिमेंट कौन सा होता है आपके पास, आयरन का Fe। आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन। बीच में क्या होता है, मेटल कौन सा है, आयरन है। आपने जस्ट यहाँ पर क्या लर्न करना है, इनके मेटल्स लर्न करने हैं, आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। विटामिन B12 है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और उसमें मेटल कौन सा होता है, कोबाल्ट। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये तीनों चीजें आप लर्न करोगे, ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है। और बाकी भी इसके यूजेस होते हैं, जैसे एज ए इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट भी यूज होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इनके यूज होते हैं, रीजेंट्स के लिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज होते हैं, टेक्सटाइल डाइंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सब इसके क्या है, यूजेस है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप NCERT को फॉलो कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो थ्योरीज जब आएगी VBT वगैरह, तो वर्नर थ्योरी हम वहीं पर एक साथ थ्योरीज के पोर्शन में ही कवर करेंगे। वो टेंशन मत लेना कि वो पार्ट स्किप नहीं हुआ है, वो वहां पर हम करेंगे जब थ्योरी सारी करेंगे। ओके, तो यहाँ आते हैं अब डबल सॉल्ट एंड जो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी कह सकते हो या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आप यहाँ पर कह सकते हो। अब ये इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि डबल सॉल्ट्स भी तो होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहली बात, जो डबल सॉल्ट बनता है, जैसे पोटाश है, पोटाश एलम है, मोर सॉल्ट है, ये क्या होता है, डबल सॉल्ट है। तो इसमें 2 सॉल्ट्स होते हैं जो कि साथ में क्रिस्टलाइज हुए होते हैं। तो यहाँ पर कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट्स टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये सब होते हैं डबल सॉल्ट में। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की जगह आप ये भी लिख सकते हो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, होते तो ये भी सॉल्ट्स है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय लिगेंड्स फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस तरह की कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में। और यहाँ पर सिंपली जो 2 सिंपल सॉल्ट्स होते हैं उनको मिलकर के ये बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर मोर सॉल्ट का। मोर सॉल्ट क्या होता है, 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर के बना है। जैसे FeSO4 एक सॉल्ट हो गया, दूसरा अमोनियम सल्फेट हो गया, NH4SO4.6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस तरह से। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका है, ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 2 सिंपल सॉल्ट है, FeSO4, NH4 इन सॉल्ट्स को मिलाकर ये पूरा एक डबल सॉल्ट बना है। और दूसरी ओर अगर आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो हम यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं, एक आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हो, CONH3(6)Cl2। ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट्स होते हैं इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब इनमें खास बात जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है, जब आप डबल सॉल्ट को पानी में डालोगे तो क्या होगा, जो डबल सॉल्ट होगा वो अपने जो सिंपलर आयंस है उनमें डिसोसिएट कर जाएगा। मतलब जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो ओनली उनका जो रहता है एग्जिस्टेंस, वो किस में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। क्योंकि अगर आप उन्हें एक्वा स्टेट में ले जाओ, पानी में डाल दो, तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, क्योंकि वो डिसोसिएट कर जाते हैं इनटू द सिंपलर आयंस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिंपलर आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। किस तरह से, यहाँ पर आपको मिल जाएगा Fe2 पॉजिटिव, सल्फेट आयंस,
NH4 पॉजिटिव, इस तरह से ये टूट जाएगा, वाटर भी टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपलर आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा अगर आप इसे वाटर में डालते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब आप वाटर में डालते हो तो ये सिंपलर आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा। यहाँ पर अगर डिसोसिएशन होती है तो दो चीजें मिलती है, एक काउंटर आयन अपने में हो जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो फर्दर डिसोसिएट नहीं करता। और एक बात आपको जान लेनी है, यहाँ पर जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, ये जो ब्रैकेट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इसके अंदर जो भी चीज है वो कभी भी वाटर की वजह से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। वो वाटर के साथ वाटर रेसिस्टेंट होती है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये नहीं टूटेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस चीज को, इस कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डालते हो तो यहाँ पर CONH3 6 और ये जो ब्रैकेट में चीज है वो वैसी ही रहेगी, ये थ्राइस है यहाँ पर 3 जो है इसका चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव और साथ में 3Cl नेगेटिव। अब जो बाहर है वो तो डिसोसिएट कर जाएगा, बाहर क्या है, Cl3 है, ये काउंटर आयंस होते हैं, काउंटर आयन 3Cl नेगेटिव इस तरह से डिसोसिएट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, और जो ये ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर आप फर्दर देखो, देयर विल बी नो फर्दर डिसोसिएशन। और यहाँ पर ये क्या है, काउंटर आयंस, ये होते हैं काउंटर आयंस जो कि डिसोसिएट हुए हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट है दैट गिव्स कॉम्प्लेक्स आयंस एंड काउंटर आयंस इन द सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट फर्दर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा ये फर्दर डिसोसिएट नहीं करेगा। एनसीईआरटी में कुछ और भी डबल सॉल्ट्स गिवन है तो वो भी हम कवर करेंगे। मोर सॉल्ट आपने कवर कर दिया है। अब पोटाश एलम क्या होता है, ये भी एक डबल सॉल्ट है। K2SO4 पहला सॉल्ट, सेकेंड एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा, .24 वाटर है। इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर अगर डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और सल्फेट कितने हैं, 3 + 1/4 थे, डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये SO4 जो है इसके बाहर आप ट्वाइस लगा दोगे और साथ में 24 था, इसका हाफ कर दोगे, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे भी लिख सकते हो पोटाश एलम को। अगर ये गिवन है तो ये भी सही फॉर्मूला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लास्टली करते हैं हम कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या होता है, कार्नेलाइट होता है KCl एंड मैग्नीशियम क्लोराइड .6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये भी एक डबल सॉल्ट है। तो 3 हमने यहाँ पर डबल सॉल्ट पढ़े हैं। डायरेक्टली इनके फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेन बात हमें क्या पता चली कि जो डबल सॉल्ट है उन्हें आप पानी में डालोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएगी, क्योंकि उनका डिसोसिएशन हो जाएगा इनटू द सिंपलर आयंस। और कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, जो उनका ये कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्प्लेक्स आयन रहता है, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं करता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर की वजह से कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होती है। तो आज हमने इसका बेसिक देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।